चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों तक भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आपको जिस तरह से फ़ायदा मिल पा रहा है उसी तरह से अपने अन्य साथियों को भी फ़ायदा मिले और उनके भी अच्छे मार्क्स आएँ एग्ज़ाम के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में। और साथ ही उनको ये लगे कि हाँ, हम घर पे भी हमारे अध्ययन को सही तरीके से कर सकते हैं। अगर विद्यालय में उनके समय पर चैप्टर पूरे नहीं हो रहे हैं तो भी आप हमारे इस वीडियो के आधार पर आपने चैप्टर को पूरे कर सकते हो और समझ सकते हो। तो विद्यार्थियों, आज अपन अध्याय 12 के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पर्यावरण समस्या एवं समाधान। पर्यावरण, पहले तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण शब्द है क्या। पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, और परि प्लस आवरण का मतलब है हमारे चारों ओर का जो आवरण है, आपके जो चारों ओर का आवरण है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ चारों ओर का जो आवरण है वही पर्यावरण है। तो यहाँ पे अपने से कहा है परि प्लस आवरण, है ना। तो देखिएगा, पर्यावरण शब्द संस्कृत के परि उपसर्ग चारों ओर और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बाह्य आवरण, अर्थात जो हमारे चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिसमें जीव जंतु निवास करते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आधे नंबर में परिभाषा याद रखना, आपसे परीक्षा में पूछ भी ले, ना भी पूछे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन वह पूछे ही सही। पर्यावरण के लिए इन्वायरमेंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्लाइल द्वारा किया गया। अब इसके बाद में देखिए, पर्यावरण प्रदूषण शब्द लैटिन भाषा के पॉल्यूशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ दूषित करना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉल्यूशन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या है, दूषित करना। वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन जो मानव एवं प्राकृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहलाता है। अब आगे देखिएगा, प्रदूषण के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रदूषण के प्रकार, तो सबसे पहला जो प्रकार है प्रदूषण का वह है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है मृदा प्रदूषण, पांचवा है रेडियो एक्टिव प्रदूषण, और छठा है पॉलीथीन प्रदूषण, और सातवां है औद्योगिक पर्यावरणीय प्रदूषण, और आठवां है तापीय प्रदूषण। हम इन सभी प्रदूषणों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत इन सभी प्रदूषणों के बारे में डिटेल से दिया गया है, और इसके बाद में फिर ये आपका चैप्टर समाप्त होगा। और यहाँ से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलने की पूर्णतया संभावना होती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो जल प्रदूषण है, एक इसी प्रकार से मृदा प्रदूषण है, और एक रेडियो एक्टिव वाला जो तापीय प्रदूषण है। इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। छोटे क्वेश्चन आने की संभावना भी पूरी बनी रहती है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो आपके कहीं मिस ना हो जाए और एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, केवल अपने कानों में हेडफोन लगा लो, वीडियो को चलाकर अपनी जेब में रख लो और आप ध्यान से सुनते रहो, जिसमें भी आसानी से अपना क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं विद्यार्थियों वायु प्रदूषण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब यही है कि वायु में जो दूषित गैसें मिल जाती है, यही वायु प्रदूषण है। ठीक है, और वायु क्या है कि सिंपल रूप से एक वायु नहीं है, एक गैस नहीं है, ये अनेक गैसों का क्या है, मिश्रण है, और जिस गैस की मात्रा अधिक हो जाए तो वो प्रदूषित के रूप में हो जाती है। तो देखिएगा, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन है। यहाँ पे आप नाइट्रोजन पढ़ना दोस्तों, ध्यान रखना, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, यहाँ जरूर गलती हो गई है पीडीएफ बनाने में, नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, तो ये थोड़ी सी गलती है, आप ध्यान रखिएगा, सॉरी इसके लिए। 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 93.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। मानव एक दिन में 2200 अर्थात 22,000 बार, सॉरी ये भी गलत है यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा किसको सुधार करना, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो चुका है। देखो, मानव एक दिन में लगभग 22,000 बार श्वास लेता है, जिसमें 16 किलोग्राम वायु का उपयोग होता है। कितनी वायु ले लेते हैं अपने शरीर के अंदर, 16 किलो वायु, अर्थात एक जो गैस का सिलेंडर आता है ना, उसमें भी लगभग 15 किलो के आसपास गैस होती है। तो उस सिलेंडर के अनुपात में इतनी गैस वायु अपन ले लेते हैं। उसमें सभी गैसें होती है, ऑक्सीजन ही नहीं, सभी गैसें। तो ये ध्यान रखना, 22,000 बार
बार अपन श्वसन क्रिया करते हैं, क्योंकि एक जो मिनट का समय होता है उसमें लगभग अपन 15 से 16 बार श्वसन क्रिया करते हैं। तो 1 घंटे में 15 इंटू 60 करेंगे, फिर इसी प्रकार से दिन भर के जो घंटे हैं उनको मल्टीपल करोगे तो 22,000 बार के समथिंग आप लगभग सांस ले लेते हो। इसके बाद में देखिएगा विद्यार्थियों, शुद्ध वायु में हानिकारक व विषैली गैसीय पदार्थ मिलने से वायुमंडलीय वातावरण में उत्पन्न असंतुलन को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण स्रोत के आधार पर 2 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जिनमें से पहला है प्राकृतिक वायु प्रदूषण और दूसरा रहेगा अपने पास में मानव जाति वायु प्रदूषण। एक तो प्रकृति के द्वारा अपने आप प्रदूषण फैलना और एक मनुष्य के द्वारा प्रदूषित करना। तो इसमें पहला है प्राकृतिक वायु प्रदूषण। ये ज्वालामुखी स्फोट होने के कारण से आंधी तूफान आदि आ जाते हैं प्रकृति पे, तो उनके कारण से ये प्रदूषण फैलता है। परंतु मानव जनित वायु प्रदूषण क्या होता है? जैसे लकड़ियों को जलाकर हम धुआं छोड़ रहे हैं, या उद्योग धंधों से अपन गैसें छोड़ रहे हैं, या उद्योग धंधों से कार्बन युक्त पदार्थों को छोड़ रहे हैं, और जो हमारे परिवहन के संसाधन है गाड़ी मोटर, उनसे जो निकलने वाला धुआं, ये भी वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारक है। अब वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव देखो, क्या क्या प्रभाव है, दुष्प्रभाव है ना। स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपका स्वास्थ्य क्या होगा? खराब होगा। वायु प्रदूषित होगी तो होगा ना। वनस्पति व जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जलवायु वायुमंडलीय दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव, ओजोन व ग्रीन हाउस प्रभाव तथा महासागरों में कोहरे का बनना। आगे देखिए, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। वृक्षारोपण, देखो इसको वायु प्रदूषण को किस तरह से अपन रोक सकते हैं। तो वृक्षारोपण, पेट्रोल डीजल चलित वाहनों पर नियंत्रण व वैकल्पिक स्रोत तलाशना, उद्योगों को शहर से बाहर स्थापित किया जाना, ईंधन स्रोत के रूप में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, इनसे अपन क्या कर सकते हैं? वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों देखो, मैंने वायु प्रदूषण के लिए नियंत्रण के उपाय मात्र 2 लाइनों में आपके लिए शॉर्ट, बिल्कुल संक्षिप्त में, और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव भी 2 लाइनों में। तो आपको बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अब आगे पढ़ते हैं अपन वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु सरकारी प्रयास क्या क्या है, अर्थात सरकार ने किस स्तर पर इसके प्रयास किए। तो पहला प्रयास है 24 जून 2016 को नवीन राष्ट्रीय वन नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसके तहत हरित कर लगाने की योजना बनाई गई। ठीक है, हरित कर कब लगाया था? 24 जून 2016 को नवीन राष्ट्रीय वन नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया था। ठीक है, दूसरा है हरित राजमार्ग नीति। 2015 के तहत सड़क के दोनों ओर वन लगाना अनिवार्य किया गया। हरित राजमार्ग नीति 2015 के तहत क्या हुआ? सड़क के दोनों ओर वन लगाना अनिवार्य किया सरकार के द्वारा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास है वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए BS भारत स्टेज 3 की जगह BS4 ग्रेड का पेट्रोल इंजन का उपयोग किया गया। वर्तमान में देखो BS6 ग्रेड का इंजन आता है गाड़ियों में, ठीक है ना, अभी वर्तमान में ये ध्यान रखना, उपयोग किया गया। 1 अप्रैल 2017 से लागू BS4 इंजन में दोहरी प्लग तथा 8 वाल्व होते हैं, जिनसे धुएं का उत्सर्जन कम होता है और आवाज़ भी कम होती है। BS मानक गाड़ी में लगे इंजन की प्रदूषण क्षमता को बताता है। भारत में सन 2000 से पहले के निर्मित दुपहिया वाहनों को BS1, 2010 से पहले निर्मित वाहनों को BS2, 2010 के बाद निर्मित वाहनों को BS3 तथा 2017 के बाद निर्मित वाहनों को BS4 ग्रेड का दर्जा दिया गया है। और 2019 में निर्मित वाहनों को, यहाँ पे एक लाइन जोड़ लेना, आप लाइन क्या जोड़ोगे देखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, हालांकि अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। 2019 जो निर्मित वाहन है वो BS6 है, BS6 कौन से है? BS6 वाहन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 2019 के बाद। ये लाइन आप यहाँ पे संशोधित कर सकते हो। जैसे अगर यही टॉपिक अपनी पाठ्य पुस्तक में रहता है तो ये लाइन जुड़कर आएगी नए पाठ्य पुस्तकों में। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण, तो देखिए विद्यार्थियों, जल प्रदूषण के बारे में समझते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में रख रखा है इनको, आप इनका और ज़्यादा शॉर्ट मत कर देना, नहीं तो आप खुद शॉर्ट हो जाओगे। तो थोड़ा सा बचना है आपको, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ेगा भाई, इतना तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। इतनी मोटी किताब है 1 किलो वजन वाली, जिसका मैंने आपको
बिल्कुल पाव वजन रख दिया, तो इतना तो पाव तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, 1 किलो की जगह पाव तो पढ़ो, जिसमें आसानी से अच्छे नंबर आ रहे हैं अपन। तो देखिए जल प्रदूषण, जल में विषाक्त पदार्थ का मिलान जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल के उपयोग में हैजा, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट को नदी जल में मिलाने के कारण गंगा नदी व कानपुर में चमड़ा उद्योग अपशिष्ट कारण यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। इसके बाद में जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। देखिए जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, इनके बारे में भी अपन ध्यान से देख लेते हैं। इनके उपाय है, पहला, नगरीय अपशिष्ट जल के निस्तारण हेतु सीवर संशोधन संयंत्र की स्थापना करना। सीवर शोधन का मतलब है पानी छीन कर जाए नदियों में, अर्थात जो कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो वहीं पर रुक जाए और पानी वहाँ से थोड़ा सा फिल्टर होकर जाए। दूसरा है, कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग किया जाए। रासायनिक खाद जो यूरिया, डीएपी, ये जो रासायनिक खाद है, इनकी जगह जैविक खाद। जैविक खाद का मतलब है जैसे आपके कंपोस्ट है ना, एग्रीकल्चर के द्वारा जो बनाया जाता है वह, और इसके अलावा अपने जो जैविक खाद घरों पे तो है सही, जो अपने जानवर है, पशुपालन जो अपन करते हैं, उनसे जो गोबर की खाद प्राप्त होती है वो जैविक खाद की श्रेणी में आती है। तीसरा है, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित करके पुनः प्रयोग में लिया जाए। और चौथा है, नदियों व जलाशयों में मृत पशु अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब इसके बाद में देखिएगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, स्वच्छ गंगा परियोजना। अब ये प्रोजेक्ट था, इसके तहत गंगा नदी की स्वच्छता का अभियान चलाया था। तो इसमें क्या है, इसका विस्तृत रूप एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा नदी को अविरल एवं निर्मल बनाने योजना है, जो जुलाई 2014 में शुरू की गई। इस योजना के तहत गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले 5 राज्यों में गंगा घाटों का आधुनिकीकरण के साथ साथ गंगा नदी के किनारों पर वृक्षारोपण करना शामिल है। इस योजना की कुल लागत 2037 करोड़ रुपए है, जो 18 साल बाद 2032 में पूर्ण होगी। तो ये योजना थी जिसे गंगा नदी को स्वच्छ करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं तीसरे प्रदूषण के बारे में, ध्वनि प्रदूषण। बहुत अच्छा है, टॉपिक है ये, और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक तीव्र व असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ऐसी ध्वनि जिसको आप सुन ही नहीं पा रहे हो या आपके कानों को अप्रिय हो, तो वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता का मापन डेसिबल। ध्यान रखना, ये आधे नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, डेसिबल इकाई में किया जाता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत माना जाता है। कारण, परिवहन साधनों के हॉर्न, जैसे ध्वनि प्रदूषण किनसे होता है, परिवहन साधनों के हॉर्न से, लाउड स्पीकर जो डीजेपी जेरी अपन बजाऊँ था ना, जैसों औद्योगिक इकाइयों से तीव्र ध्वनि, वायुयान, जेट विमान आदि। नुकसान, देखो क्या क्या नुकसान है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा, अर्थात नींद नहीं आती। चिड़चिड़ापन, अपने शरीर में चिड़चिड़ापन बना रहता है। बहरापन का नाम है बहर छा जाओ छे। श्रवण शक्ति का कमजोर होना, आपने कहें कि सुनवाई की शक्ति कमजोर हो जाओ छे, आदि बीमारियां हो जाती है। अब इसके महत्वपूर्ण उपायों के बारे में चर्चा करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, उपाय पहला है, लाउड स्पीकर को ऊंची आवाज़ में बजाने पर रोक लगाई जानी चाहिए, अर्थात स्पीकरों को धीमी आवाज़ में बजाया जाए, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में न बजाएं। दूसरा है, परिवहन साधनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम किया जाए। परिवहन साधनों के जो हॉर्न है उनका उपयोग भी अपने को कम से कम करना चाहिए। तीसरा है, सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तो सड़क के सहारे भी अपने को वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके बाद में आता है मृदा भूमि प्रदूषण। बहुत ही शॉर्ट में है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम आप सही तरीके से अगर इनको ध्यान से भी सुन रहे होंगे ना, जिसमें आपके बहुत टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं। मृदा प्रदूषण, मिट्टी की उर्वरता में ह्रास को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी में उर्वरता की कमी, अर्थात मिट्टी अचानक के हो जाओ जिसमें फसल ही नहीं होगा ढंग से, या फसल कमजोर रहे तो उसकी उर्वरता में कहीं होगी कमी आ गई। अब कमी आवा का कारण से उन्हें कहीं कहेंगे अपन प्रदूषित मृदा कहेंगे। अब देखो, तो अपन सीधी सी बात है, मिट्टी की उर्वरता में ह्रास या ह्यूमस को मृदा प्रदूषण कहते हैं, अर्थात ह्रास जो कमी होती है उसको प्रदूषण कहते हैं। कारण क्या है, प्रदूषित जल का उपयोग, रासायनिक खादों का अधिक उपयोग, औद्योगिक व नगरीय अपशिष्ट।
ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो प्रदूषित जल अपन खेतों में छोड़ रहे हों, जिसके कारण से भी ये मृदा प्रदूषित होगी। रासायनिक खाद जो ज़्यादा उपयोग में ले रहे होंगे तभी अपनी भूमि प्रदूषित हो जाएगी। या औद्योगिक व नगरीय अपशिष्ट का हम अधिक से अधिक नज़दीक हैं या उनके अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं, तो उसके कारण से भी अपनी मिट्टी या मृदा क्या होती है, प्रदूषित होती है। हानि, कृषि योग्य भूमि का कम होना। हानि क्या है इसकी? हानि नहीं है, सॉरी, हानि है ये, है ना। कृषि योग्य भूमि का कम होना, पेचिश, हैजा, आँखों के रोग आदि होना, इससे मृदा प्रदूषण के कारण ये हानियाँ होती है। उपाय है रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग किया जाए। कौन सा खाद? जैविक खाद। फसल चक्र को अपनाना, उर्वरता को बढ़ाने वाली फसलें ग्वार, मूंग आदि का उपयोग करना चाहिए अपने को। अब बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चंस आ रहा है आपका, अम्ल वर्षा किससे कहते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अम्ल वर्षा किससे कहते हैं, 2020 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रहे। वर्षा जल में अम्ल की उपस्थिति को अम्लीय वर्षा कहते हैं। औद्योगिक इकाइयों व वाहनों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक क्रिया करके सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। जब ये अम्ल वर्षा जल के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इससे अम्ल वर्षा होती है। अर्थात आसमान से जब बारिश के, देखो सबसे पहले समझना, औद्योगिक जितनी भी अपनी इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों से उत्सर्जित जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, गैस का नाम याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात वायुमंडल में पहुंचकर रासायनिक क्रिया करती है और सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। और ये सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल जब आसमान में बादलों के साथ में मिलता है और तो वहाँ से क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है, वापस वो द्रव के रूप में कहाँ पे आता है, धरातल पे पहुँचता है। तो अम्ल वर्षा जल के साथ में धरातल पे पहुंचता है, जो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है। कितना होता है? 5.5 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 5.5 से 5.7 के बीच में, और यदि जल का पीएच मान 4 से कम हो तो जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। अम्ल वे पदार्थ है जो पानी में घुलने पर मुक्त हाइड्रोजन अर्थात OH आयन का निर्माण करे, और पीएच स्केल का मान 0 से 14 के मध्य होता है, जिसका प्रयोग H आयन का स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि पीएच स्केल का मान 0 से 7 है तो अम्लीय होगा, और बिल्कुल 7 ही है पीएच स्केल पे मान तो उदासीन होगा, और 7 से 14 तक है तो वो सारे प्रवृत्ति का जल होता है। तो पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसेन ने की थी। ध्यान रखना, सोरेनसेन ने की थी। एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया था, इसको ध्यान रखना। अशुद्ध, यहाँ शुद्ध है ना, ये शुद्ध नहीं है भाई, अशुद्ध है। अशुद्ध जल का पीएच मान 5.5 से 5.7 के बीच होता है। जो अम्ल वर्षा होती है ना, उसका पीएच मान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड के स्रोत, ये कहाँ से प्राप्त होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए विद्यार्थियों, परिवहन के साधन कोयला व जल विद्युत संयंत्र से, पेट्रोल दहन से ये प्राप्त होने के साधन है। एक तो परिवहन के साधनों से होती है, कोयला व जल विद्युत संयंत्र से, पेट्रोल दहन से भी ये प्राप्त होती है, खनिज तेल शोधन शालाएँ, जीवाश्म ईंधन के दहन से तथा स्वचालित वाहनों से ये सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, देखो क्या क्या प्रभाव है अम्लीय वर्षा के, तो उनके बारे में देखते हैं। मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है। एक तो मिट्टी की उत्पादकता अर्थात फसलें अच्छी नहीं होती है। पेयजल भंडारण दूषित हो जाते हैं, जिसके प्रयोग से त्वचा, श्वास तथा आँखों में जलन जैसी बीमारियां हो जाती है। वनों की वातकोषजन की क्रिया व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण से ब्रिटेन, जर्मनी स्थित औद्योगिक कारखानों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। अब आगे देखिएगा विद्यार्थियों, वह नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण से देशों की झीलों में जैविक समुदाय समाप्त हो चुका है। जैविक समुदाय का मतलब है जो पानी के अंतर्गत जीव जंतु रहते हैं ना, वो भी मर जाते हैं अम्लीय वर्षा के कारण से। इसलिए अम्ल वर्षा को झील कातिल
भी कहते हैं। अम्ल वर्षा को झील का कातिल अर्थात झील को मारने वाली, अर्थात झील के अंतर्गत जो समुदाय है जीव जंतुओं का, उस समुदाय को मारने वाला पानी होता है ये अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर भी कहते हैं। स्टोन कैंसर का मतलब जो स्टोन होते हैं ना, स्टोन पत्थर, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, जैसे संगमरमर के पत्थर है, इनके ऊपर क्या होती है कि ये एक जंग टाइप में, जैसे वो काली काली परत आ जाती है ना, उस तरह से, क्योंकि अम्ल वर्षा से संगमरमर व पत्थरों से निर्मित भवनों को भी क्षति पहुंचती है। उदाहरण के रूप में अपने भारत के अंतर्गत आगरा का जो ताजमहल किला है, वह अम्ल वर्षा के कारण धुंधला व हरे रंग का प्रभाव देखने को मिलता है इस पर। अब देखो अम्ल वर्षा का समाधान क्या है, किस तरह से इसे बचा जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रण करना सबसे पहला काम है। ये दोनों गैसें महत्वपूर्ण थी ना, तो इन दोनों को कम उत्सर्जित करो, तो इससे अपन एक तो अम्ल वर्षा को कम कर सकते हैं। इसके लिए उद्योगों में इसका बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाए और सौर पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। व्यक्तिगत वाहनों को सीमित उपयोग में लिया जाए। अम्लीयता कम करने हेतु चूना व रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से, और इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, अपना अगला बिंदु है हरित गृह प्रभाव। ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हरित गृह प्रभाव 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पे 2 अंक का क्वेश्चन हरित गृह प्रभाव। ध्यान रहे 2 अंक का क्वेश्चन हरित गृह प्रभाव या अम्लीय वर्षा, दोनों में से एक आने वाला है। तो देखिएगा, चर्चा करते हैं हरित गृह प्रभाव। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का तापमान जीवन के अनुकूल है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित कर उपयुक्त तापमान बनाए रखती है। इस क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस कांच के बने छोटे पौधागर होते हैं, कांच के बनाते हैं इनको, जो सूर्य से ऊष्मा को अंदर तो आने देते हैं, परंतु ऊष्मा को क्या बाहर रिफ्लेक्स नहीं होने देते, बाहर नहीं जाने देते, रोकते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं। इससे पूरा हाउस गर्म हो जाता है। ऐसे घरों का उपयोग ठंडे प्रदेशों में सब्जियां उगाने के लिए किया जाता है। जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, तो वहाँ इस तरह के ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अधिक मात्रा होने पर तापमान अधिक बढ़ने लगता है। वैश्विक तापमान मापन वर्ष 1860 में प्रारंभ किया, तब से लेकर अब तक तापमान निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्य रूप से 6 हरित गृह गैसें मानी गई है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी को गर्म करने का कार्य वायुमंडल में उपस्थित जलवायु करती है, लेकिन मानवीय कारणों से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों जैसे गैसें कौन कौन सी है देखिएगा, जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC आदि निरंतर बढ़ रही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखना पूरा नाम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन USA, उत्तर अमेरिका ना, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन आदि देश करते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैसें। ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें स्रोत कौन कौन करता है? CO2, सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन होता है औद्योगिक इकाइयों या ईंधन दहन से CO2 का निर्माण होता है, अर्थात जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनमें डीजल, पेट्रोल या जिन जलाया जाता है, धुआं निकलता है, उनमें CO2 का निर्माण होता है। दूसरा है मीथेन, पालतू पशुओं की जुगाली से और धान तथा चावल के खेतों से मीथेन का निर्माण होता है, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड उर्वरकों के उपयोग से व लेगुमिनेस कुल के पौधों जैसे दलहन आदि से नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये निकलती है वातानुकूलित जो अपने एयर कंडीशनर होते हैं ना उनसे, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, फार्म, गद्दे आदि। फ्रियोन सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सबसे घातक गैस है ये, ठीक है। जलवाष्प, जल स्रोतों से जल के वाष्प बनने से। अब आगे अब देखिएगा ओजोन।
ओजोन परत के बारे में आपने खूब सुना है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ओजोन, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉन फोरियर ने सबसे पहले 1827 में ग्रीन हाउस प्रभाव का पता लगाया। मानवीय कारणों से CO2 की मात्रा में वृद्धि तथा तापमान में वृद्धि होने वाली वृद्धि को 1957 में अमेरिकी वैज्ञानिक रोजर रेवेल ने मानव कृत हरित ग्रह प्रभाव का नाम दिया। बढ़ते हरित ग्रह प्रभाव की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए 1989 में UNEP द्वारा ग्लोबल वार्मिंग या वार्निंग का नारा दिया, जिसमें हरित ग्रह के कारण, किसके कारण से, हरित ग्रह के कारण से, ग्रीन हाउस गैसें, औद्योगिकरण, CFC, वनों का कटना आदि, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्या कारण था? ये इनके कारण से हरित ग्रह प्रभाव अधिक हुआ। ग्रीन हाउस के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं इसके, उनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, 2-5 मिनट का समय और लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म होने में। आप तब तक इसमें बने रहे और ध्यान से सुनते रहे, कहीं जल्दी नहीं है। अपन ने जब इतने दिनों की छुट्टियां भोग ली है तो अब आराम से इसको पढ़ने में भी थोड़ा सा अपने को समय देना पड़ेगा इसे। अब आगे देखिएगा विद्यार्थियों, इसके जो हानियाँ हुई है इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक तो मौसम परिवर्तन हो चुका है, तूफान आते हैं, तूफान अधिक प्रभावी होना, समुद्र जल का स्तर का ऊपर उठना, हिमखंडों का पिघलना, वायु गुणवत्ता में गिरावट आना, पेड़ पौधों, मानव एवं जंतुओं के लिए हानिकारक ओजोन परत का ह्रास, तापमान में वृद्धि, वनस्पति क्षेत्र में परिवर्तन, जैव विविधता में तेजी से कमी आना, यह सब इसके प्रभाव है। और इसका उपाय क्या है वो देखते हैं। स्वचालित वाहनों पर नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, प्राकृतिक गैस का प्रयोग, वन संरक्षण आदि, ये इसके उपाय है। अर्थात अपने को ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों का विकास करना है, प्राकृतिक गैस का प्रयोग अपने को करना है, जिसे वन संरक्षण आदि का भी बचाव करना है। अब अपना इसका टॉपिक आता है ओजोन परत, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। चलो पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 2 पेज है इसके, कर ही लेते हैं कंप्लीट। जो देख रहे हैं, जिनको पढ़ना है वो तो वीडियो पे बने रहेंगे, और जिनको नहीं पढ़ना है उनको घूमने दीजिए। 5 मिनट का टाइम हो लगेगा, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन ग्रीक शब्द ओजोन से बना है, जिसका अर्थ है गंध। ओजोन हल्के नीले रंग की तीखी गंध वाली गैस है। ओजोन की खोज 1939 में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन श्योनाबाइक ने की। ओजोन गैस समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर ऊपर एक पतली पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन विषुवत रेखा के निकट सर्वाधिक व ध्रुव की ओर कम होती है और ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं? ओजोन परत को। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। कौन सुरक्षा करती है? ओजोन परत। ओजोन परत में छिद्र का पता सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फोरमैन ने 1985 में आर्कटिका के ऊपर लगाया। कहाँ पे लगाया? 1985 में आर्कटिका के ऊपर। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पाया कि बसंत ऋतु सितंबर-अक्टूबर में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में काफ़ी रिक्तता आ जाती है। इस रिक्तता को ओजोन छिद्र का नाम दिया। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में स्पष्ट दिखाई देता है। अंटार्कटिका में सर्दियों में शक्तिशाली चक्रवात वो पश्चिमी हवा चलती है, जिससे तापमान -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। -85 डिग्री अर्थात जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, उधर की तरफ से बहुत ठंडी हवाएं आती है, शीत। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय समताप बादल बनते हैं, जो अपनी सतह पर क्लोरीन को संघनित कर लेते हैं। यह क्लोरीन बसंत से सूरज की पहली किरण के साथ ही मुक्त होकर ओजोन को नष्ट कर देती है, जिससे वहाँ रिक्त स्थान दिखाई देने लगता है। इससे ही ओजोन छिद्र का नाम दिया गया। 1920 के दशक में GM डॉबलांस ने ओजोन की निगरानी के लिए डॉबसन स्पेक्ट्रोमीटर
यंत्र बनाया था। कौन सा? डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, निगरानी के लिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा ओजोन परत के संरक्षण या क्षरण के कारण, अर्थात ओजोन परत किन किन कारणों से क्षति पहुंच रही है। ओजोन परत पर क्षरण के मुख्य जिम्मेदार हैलोजन गैसें हैं। अब हैलोजन गैसों में एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म आदि ये प्रमुख गैसें हैं जो ओजोन को रासायनिक क्रिया करके नष्ट करती है। ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म आदि प्रमुख महत्वपूर्ण गैसें हैं। ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव, क्षरण से क्या हानियाँ हैं अपने को? देखो, त्वचा का कैंसर होता है, मोतियाबिंद जैसे रोग होने की संभावना है, पलवक नष्ट होने के कारण से समुद्री जीवों को खतरा बना रहता है, फसलों की मात्रा में गुणवत्ता में कमी आती है, और चौथा महत्वपूर्ण है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि। ओजोन परत बचाने हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं? ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसके बचाने के लिए संभव समाधान की खोज हेतु 1995 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, और मॉन्ट्रियल कनाडा प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है, जो इतिहास में सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के रूप में माना जाता है। तो आप सभी को जो चैनल पे बने हुए हैं उनको मैं एडवांस में ही धन्यवाद दे दूं, जिन्होंने इतने समय तक इस चैनल को देखा। और साथ ही विद्यार्थियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने अन्य विद्यार्थियों तक तो आपको भेजना ही भेजना है। ये छोटा सा मेरा निवेदन आपको मानना ही पड़ेगा, और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। पर्यावरण एवं पृथ्वी की रक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास, देखो क्या क्या प्रयास किए गए हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में शुरू हुआ। 1972 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है 5 जून से, है ना। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण, यहाँ पे ये सारे इम्पोर्टेंट हैं जो लास्ट में बने हुए हैं, उनके लिए मैं कह दूँ लास्ट अंतिम इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। तीसरा है वियना ऑस्ट्रिया सम्मेलन 1985 ओजोन परत संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से आपके आधे नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया, जिसका प्रमुख विषय ग्लोबल वार्मिंग का टिकाऊ विकास रखना है। पांचवा क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, ये 1997 में आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन, जिसमें चर्चा का विषय ग्रीन हाउस गैसें व ग्लोबल वार्मिंग रहा। छठा है द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 को दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इसे पल्स 10 सम्मेलन भी कहते हैं। इसका प्रमुख विषय सतत पोषणीय विकास करना था। सातवां है नासा दुआ सम्मेलन, जिसमें 2007 इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आयोजित हुआ, जिसमें IPCC की चौथी रिपोर्ट पेश की गई। IPCC इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज UNA की सबसे बड़ी संस्था है। भारत के राजेंद्र पचौरी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2007 में इस संस्था को पर्यावरण क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2007 में, ठीक है ना। अब 8वां बिंदु है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल जापान के नागोया शहर में 2010 में आयोजित विश्व सम्मेलन, जो जैविक विविधता एवं सतत विकास पर केंद्रित रहा। 9वां है विश्व पृथ्वी सम्मेलन 2016, 22 अप्रैल 2016 को संपूर्ण विश्व में 46 बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम पृथ्वी के लिए वृक्ष ट्रीज ऑफ अर्थ थी। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख दिवसों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं ये देखिएगा, आपके लिए मैं शॉर्ट में लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यहाँ से आपके आधे अंक का क्वेश्चन सही हो जाएगा।
तो जो अंत तक बने रहे उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आपकी एनर्जी सदुपयोग आएगी। पहला है विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, दूसरा है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, हरित उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 18, 22, 22, 11, 16, 5, 2, 5, 28 इस प्रकार से आप इनको 1-2 बार ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ संस्थाएं हैं और उनके मुख्यालय भी हैं, उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं अंतिम में। तो देखिएगा, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र व्यापार कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, है ना, तो इसका ग्लेड स्विट्ज़रलैंड। TRAFFIC इसका है ट्रेडिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, पादप एवं जंतु के अवैध व्यापार का नियंत्रण रखता है, कैम्ब्रिज में, यूके में। यहाँ से आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है इनकी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति चिन्ह लाल पांडा, ये है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद में देखिएगा IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अब देखिए भारतीय संस्थाएं जो संगठन, इनके भी बारे में पढ़ लेते हैं। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय। WLII द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून उत्तराखंड में है। काजरी, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काजरी CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में अपने राजस्थान में। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून उत्तराखंड में है। और लास्ट है NEERI राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थाएं, नागपुर महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से भारत की संस्थाएं थी। और प्रिय दोस्तों, ये मेरी तरफ से आपका चैप्टर 12 मानव भूगोल का पार्ट 1 अर्थात भाग अ पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, जिसकी मैंने आपको सभी वीडियो लगभग डाल दी है, कोई भी वीडियो बची हुई नहीं है। कल से मैं आपको भाग ब की वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप जो हमारे चैनल पे बने हुए हैं और जिन दोस्तों का बहुत हमारे साथ में सहयोग है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।